वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की होगी डिजिटल मैपिंग, स्टूडेंट्स को मिलेंगे ये फायदे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को जल्द ही डिजिटल मैपिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद ने यह जानकारी दी है। सूद के मुताबिक डिजिटल मैपिंग के जरिए सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग की स्थिति और कंस्ट्रक्शन के काम को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकेगा। सूद के मुताबिक सभी सरकारी स्कूलों का डिजिटल मैपिंग के जरिए केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही सिर्फ कागजों पर काम दिखाने की पुरानी चली आ रही व्यवस्था से छुटकारा मिलेगा। सूद ने कहा है कि डिजिटल मैपिंग के साथ हर काम के लिए डिजिटल प्रूफ की आवश्यकता होगी। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में काम कहां किया गया है और कहां नहीं। ऐसे में नई व्यवस्था से तथ्यों को छिपाने की संभावना काफी कम हो जाएगी। दिल्ली में अब आएंगी देवी से भी छोटी बसें। रेखा सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली सरकार CBSL के जरिए कुल 330 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। इनमें 7 मीटर की 500 बसें, 9 मीटर वाली 330 बसें और 12 मीटर वाली 500 बसें शामिल होंगी। ये सभी बिजली से चलने वाली प्रदूषण रहित लो फ्लोर एयर कंडीशन्ड बसें होंगी। सरकार ने तय किया है कि 7 मीटर की बसें संकरी सड़कों पर चलेंगी और रिहायशी इलाकों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। वहीं 9 मीटर की बसें फीडर सर्विस की तरह काम करेंगी, जबकि 12 मीटर की बसें मुख्य रूटों और भारी भीड़भाड़ वाले बस रूटों पर चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार दिल्ली सरकार ने अपनी आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करते हुए विभिन्न आकार की बसों की मांग रखी है, ताकि संकरी सड़कों से लेकर मुख्य मार्गों तक सभी जगह बसों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। कर्तव्य पथ पर नहीं ले जा सकेंगे ये सामान। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की लिस्ट देश गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों में जुटा है। दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर परेड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस ने उन वस्तुओं की सूची जारी की है जिन्हें ले जाने पर प्रतिबंध है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा जांच के दौरान 7 परतों वाली प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। दर्शकों को सलाह दी गई है कि वे असुविधा से बचने को इन नियमों को जान लें। प्रतिबंधित उपकरण लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, डिजिटल डायरी, पाम टॉप कंप्यूटर। फोटोग्राफी आम लोगों के लिए प्रोफेशनल कैमरा या हैंडीकैम अथवा दूरबीन। कनेक्टिविटी पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, रिमोट कंट्रोल वाली कार की चाबियां। छूट मोबाइल ले जाने की अनुमति है, हालांकि नेटवर्क जाम होने की संभावना के चलते इसका उपयोग सीमित हो सकता है। अब खत्म होगी दिल्ली में पेयजल की समस्या। हरियाणा की नहरों से पानी लाने की तैयारी। दिल्ली में पेयजल की कमी एक बड़ी चुनौती है, जहां 1250 MGD की आवश्यकता के मुकाबले 1000 MGD पानी उपलब्ध है। इस समस्या के समाधान हेतु हिमाचल प्रदेश से 113 MGD अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद है। 2019 में हुए समझौते के बाद हरियाणा के माध्यम से यह पानी दिल्ली पहुंचेगा। तकनीकी कार्य पूर्ण होने के साथ जल्द ही दक्षिण दिल्ली, द्वारका सहित कई क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। गर्मियों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए पिछले कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से 113 MGD अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में भी इस संबंध में जानकारी दी है। शीत लहर और कोहरे की दोहरी मार। दिल्ली नोएडा में 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग पिछले कई दिनों से लगातार भीषण ठंड और कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं। ऐसे में पहले भी स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। एक बार फिर से दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों की छुट्टी करने की घोषणा जारी की है। नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी की गई है, ताकि बच्चों को शीतलहर के प्रकोप से बचाया जा सके। यह आदेश सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। फिलहाल 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी नर्सरी से 8वीं तक की स्कूलों की 15 जनवरी तक छुट्टी की गई है।
नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के बीच सिर्फ एक बार चेकिंग, न्यू अशोक नगर में ट्रायल शुरू। कई फायदे होंगे। न्यू अशोक नगर में नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के बीच इंटरचेंज करने वाले यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दोनों नेटवर्क के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सिंगल पॉइंट सिक्योरिटी चेकिंग की शुरुआत की गई है। यह पहल दोनों नेटवर्क के बीच यात्रा को अधिक सुगम, समय बचाने वाली और निर्बाध बनाएगी। इस सुविधा को दोनों स्टेशनों को जोड़ने वाले इंटरचेंज फुट ओवर ब्रिज FOB और मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 पर एक नए सिक्योरिटी चेक पॉइंट की स्थापना कर संभव बनाया गया है। यह व्यवस्था दैनिक यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इससे पीक आवर्स में लगने वाली लंबी कतारों और अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी। सूरजकुंड मेला के लिए हर आधे घंटे में मिलेंगी बस जाने, किराया, स्टॉप टाइमिंग। फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के लिए 31 जनवरी शनिवार सुबह 7 बजे से पहली बस बल्लभगढ़ से बस चलेगी। यहां से प्रत्येक 30 मिनट के बाद पर्यटकों को बस मिलेगी। इसके अलावा शनिवार और रविवार को प्रत्येक 15 मिनट के बाद बस का संचालन होगा। हरियाणा रोडवेज प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। प्रत्येक दिन 20 बसों का संचालन किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद यातायात प्रबंधक नवनीत बजाज ने खुलासा किया कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में बसों का ठीक ढंग से संचालन के चलते ड्राइवरों व कंडक्टरों की छुट्टी पर पाबंदी लगाने के आदेश किए जाएंगे। इसके अलावा सभी को साफ सुथरी वर्दी पहनने के निर्देश होंगे। आदेश में जो वर्दी नहीं पहनकर आएगा उस पर 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी के CEO से 8.25 करोड़ रुपए ठगे, निवेश के नाम पर लगाई चपत। ऐसे बने शिकार शेयर बाजार में निवेश के नाम पर गुरुग्राम सोहना रोड पर सेक्टर 47 स्थित मालिबू टाउन कॉलोनी निवासी एक ब्रिटिश कंपनी के CEO से करीब 8.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। निवेश के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड में यह अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मालिबू टाउन कॉलोनी की केडार ड्राइव ब्लॉक निवासी 54 वर्षीय अश्वनी अवस्थी ने बताया कि वह शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उन्होंने पिछले साल सितंबर में गूगल पर निवेश सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को खोजना शुरू किया। उन्हें एक कंपनी का विज्ञापन मिला। कंपनी ने खुद को निवेश में सहायता करने वाला एक विश्वसनीय मंच बताया। बुजुर्ग दंपति को 2 हफ्ते तक रखा डिजिटल अरेस्ट। दिल्ली में 14 करोड़ की साइबर ठगी। दिल्ली में एक बुजुर्ग NRI डॉक्टर दंपति से 85 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। यह साइबर धोखाधड़ी का एक लंबा मामला है जिसमें जालसाजों ने पुलिस के मुताबिक 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक उन्हें डिजिटल गिरफ्तारी में रखा। डॉ ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉ इंदिरा तनेजा अमेरिका में करीब 48 साल तक संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने के बाद 2015 में रिटायर होकर भारत लौटे थे। तब से वे समाज सेवा से जुड़े हुए थे। शिकायत के मुताबिक यह धोखाधड़ी 24 दिसंबर 2025 को शुरू हुई। तब दंपति को साइबर अपराधियों का फोन आया जो खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी ED बता रहे थे। इन लोगों ने दंपति को गिरफ्तारी वारंट और झूठे आपराधिक मामलों की धमकी दी। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA जैसे कानूनों का हवाला दिया और मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ के स्कैम का खोला। सिम्बॉक्स पाकिस्तान समेत 5 देशों में फैला था। साइबर टेररिज्म का नेटवर्क दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों की ठगी करने वालों का स्पेशल सेल की EFSO यूनिट ने भंडाफोड़ किया है। करीब 2 महीने तक चले एक सीक्रेट ऑपरेशन में IFSO ने खुद को स्कैमर बताकर इंटरनेशनल सिंडिकेट में घुसपैठ की और ताइवानी मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये भारतीय दूरसंचार को बाईपास करके अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क स्थापित कर स्कैम से कमाई कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह अब तक करीब 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी कर चुका है। जांच से पता चला कि सिमबॉक्स डिवाइस विशेष रूप से चीन सपोर्टिव ताइवानी नागरिक द्वारा सप्लाई, इंस्टॉल और टेक्निकली कॉन्फ़िगर किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ के स्कैम का खोला। सिमबॉक्स पाकिस्तान समेत 5 देशों में फैला था। साइबर टेररिज्म का नेटवर्क दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों की ठगी करने वालों का स्पेशल सेल की EFSO यूनिट ने भंडाफोड़ किया है।
करीब 2 महीने तक चले एक सीक्रेट ऑपरेशन में आईएफएसओ ने खुद को स्कैमर बताकर इंटरनेशनल सिंडिकेट में घुसपैठ की और ताइवानी मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये भारतीय दूरसंचार को बाईपास करके अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क स्थापित कर स्कैम से कमाई कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह अब तक करीब 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी कर चुका है। जांच से पता चला कि सिमबॉक्स डिवाइस विशेष रूप से चीन सपोर्टिव ताइवानी नागरिक द्वारा सप्लाई, इंस्टॉल और टेक्निकली कॉन्फ़िगर किए जा रहे थे। दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार 400 के पार पहुंचा। एक्यूआई मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और प्रदूषण का प्रकोप जारी है। हवा की धीमी रफ्तार के कारण दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में है, कुछ इलाकों में गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार को सीजन की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। घने कोहरे ने दृश्यता घटाई। अगले 2 दिनों तक स्थिति में सुधार की संभावना कम है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उन्नाव रेप केस कुलदीप सेंगर के समर्थन में उतरा ये समाज जंतर मंतर पर न्याय महापंचायत आंदोलन की चेतावनी। उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में रविवार 11 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक न्याय महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में विभिन्न क्षत्रिय संगठनों के सैकड़ों सदस्य काला पट्टा बांधकर पहुंचे और सेंगर को निर्दोष बताते हुए उनके लिए न्याय की मांग की। महापंचायत के दौरान आयोजकों ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह ने इस पूरे मामले को साजिश करार दिया। एबीवीपी के 8 सदस्यों पर जेएनयू प्रशासन ने लगाया जुर्माना। जानिए क्या है मामला। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा 9 जनवरी को जारी एक आदेश के अनुसार 2024 में स्कूल ऑफ लैंग्वेज में छात्र संघ चुनावों के संबंध में आयोजित गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान छात्र अनुशासनहीनता करते पाए गए थे। जेएनयू ने कथित तौर पर हिंसा में शामिल एबीवीपी के 8 सदस्यों पर करीब 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हर सदस्य को 19,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। एबीवीपी के सदस्यों पर यह जुर्माना साल 2024 में कथित तौर पर हिंसा में शामिल होने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के वजह से लगाया गया है। 400 साल पुराने बारापुला ब्रिज को मिला जीवन, बन सकता है राजधानी का नया पिकनिक स्पॉट। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित मुगल काल का ऐतिहासिक स्मारक बारापुला पुल संरक्षण कार्य के बाद अपने मूल रूप में वापस आ गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा किए गए रेस्टोरेशन के बाद यह ऐतिहासिक पुल एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बन रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह जगह दिल्ली वालों और पर्यटकों के लिए एक नया पिकनिक और हेरिटेज टूरिज्म स्पॉट बन सकती है। सोमनाथ मंदिर गजनी, औरंगजेब सब हुए दफन, पर सोमनाथ वहीं का वहीं खड़ा है, बोले पीएम मोदी। सोमनाथ मंदिर पर 1026 में आक्रमणकारियों ने हमला किया था। इस साल हमले के 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरा देश इसे स्वाभिमान पर्व के तौर पर मना रहा है। पीएम मोदी खुद यहां पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। इसका आयोजन गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वालों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किया गया। उन्होंने ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना भी की और सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी, जिनकी प्रतिमा मंदिर परिसर के पास स्थापित है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित इस यात्रा में 108 अश्वों की झांकी निकाली गई, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। दिल्ली की इस पुरानी झील की बदलेगी तस्वीर। 2 महीने में खर्च होंगे 14.75 लाख। क्यों जरूरत? दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम डीटीडीसी ने उत्तरी दिल्ली के मॉडल टाउन में स्थित नैनी झील के कायाकल्प के लिए ठेकेदारों से बिडिंग आमंत्रित की है। अधिकारियों की माने तो काम शुरू होने के बाद इसे 2 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके कायाकल्प में कुल 14.75 लाख रुपए लगेंगे। यह कदम स्थानीय निवासियों रुआर्स की शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिन्होंने पुरानी हो चुकी सुविधाओं, खराब रोशनी और बैठने की जगह की कमी को लेकर चिंता जताई थी।
डीटीटीडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य झील परिसर को सुरक्षित, चमकदार और पर्यटकों खासकर परिवारों और बुजुर्गों के लिए बेहतर बनाना है। दिन और रात दोनों समय लोगों की सुविधा के लिए निर्माण कार्य और बिजली के काम एक साथ किए जाएंगे। कुल बजट में से लगभग 88 लाख मरम्मत और निर्माण के लिए रखे गए हैं, जबकि 86 लाख बिजली और रोशनी की व्यवस्था के लिए तय किए गए हैं। दिल्ली में एक और मस्जिद के पास चलेगा बुलडोजर। फैज ए इलाही मस्जिद के पास कार्रवाई पर मच चुका है बवाल। दिल्ली की मस्जिद और दरगाह फैज इलाही के अहाते में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर विवाद थमा नहीं था कि अब एक और मस्जिद का मामला खड़ा हो गया। मामले में कोर्ट द्वारा बाउली मस्जिद के आसपास अतिक्रमण के मामले में जांच के आदेश जारी किए गए हैं। अदालत ने कहा है कि शिकायत की जांच के बाद कानून के तहत कार्रवाई की जाए। डिफेंस कॉलोनी में मौजूद बाउली मस्जिद और उसके आसपास से अवैध कब्जे हटाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पहले शिकायत की पूरी जांच होनी चाहिए, उसके बाद कानून के तहत जरूरी कदम उठाए जाएं। बता दें, यह याचिका भी उसी सेव इंडिया फाउंडेशन ने दायर की थी, जिसकी याचिका पर पहले दरगाह फैज इलाही के अहाते में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। यानी दोनों मामलों में याचिकाकर्ता संस्था एक ही है। पहले मामले में कार्रवाई हो चुकी है। अब दूसरे मामले में अदालत ने सीधे कार्रवाई का आदेश देने के बजाय जांच पर जोर दिया है। गणतंत्र दिवस पर चीलों को चिकन की दावत देगी सरकार, क्यों लिया ये अनोखा फैसला? गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में आसमान में होने वाले भव्य फ्लाईपास्ट के दौरान किसी तरह की बाधा न आए, उसके लिए दिल्ली सरकार और भारतीय वायुसेना ने खास और अनोखी योजना बनाई है। योजना के तहत इस बार लड़ाकू विमानों की उड़ान को सुरक्षित रखने के लिए चीलों को खास दावत दी जाएगी। इस रणनीति के जरिए चीलों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा। वहीं गणतंत्र दिवस पर होने वाले एयर शो और फ्लाईपास्ट की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जाएगी। चोरों ने काट ली दिल्ली मेट्रो की तार, इस लाइन पर थम गई ट्रेनों की रफ्तार। डीएमआरसी ने दिया अपडेट। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आज सुबह से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं। धौला कुआं के पास सिग्नलिंग केबलों की चोरी और क्षति के कारण धौला कुआं से शिवाजी स्टेडियम के बीच ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। डीएमआरसी ने मरम्मत कार्य जारी होने की पुष्टि की है और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली में जाली दस्तावेजों से लोन धोखाधड़ी करने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वाहन लोन धोखाधड़ी में शामिल एक सिंडिकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जाली आधार, पैन कार्ड और आईटीआर दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक से लोन लेते थे, फिर वाहन खरीदकर उन्हें बेच देते थे। जानबूझकर लोन चुकाने में डिफॉल्ट करते थे। पुलिस ने 5 लग्जरी वाहन बरामद किए हैं और मामले की जांच जारी है। आरोपितों ने वाहन लोन लेने के लिए पहले अलग अलग नामों से जाली आधार कार्ड व पैन कार्ड बनवाया, फिर उन्हीं नामों से आईटीआर भरने के भी जाली दस्तावेज बनवाए और जाली दस्तावेज के आधार पर 5 वाहन खरीदकर बेच दिए। इनके कब्जे से फिलहाल 5 वाहन मर्सिडीज ब्रेजा, अल्ट्रोज, स्कॉर्पियो एन और टोयोटा हिलक्स बरामद किए गए हैं। थोक बाजारों को हरियाणा जाने से रोकने की तैयारी, दिल्ली सरकार लाएगी नई व्यापार नीति। दिल्ली सरकार हरियाणा द्वारा थोक बाजारों को लुभाने के प्रयासों के प्रति सचेत हो गई है। राज्य सरकार दिल्ली के राजस्व को बाहर जाने से रोकने के लिए नई व्यापार नीति, गोदाम नीति और व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन पर काम कर रही है। पुरानी दिल्ली के बाजारों की समस्याओं जैसे भीड़भाड़ और पार्किंग की कमी के कारण कारोबारी बाहर विकल्प तलाश रहे हैं। सरकार इन बाजारों को बेहतर सुविधाएं देने का वादा कर रही है। पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस, कपिल मिश्रा पर दर्ज केस के मामले ने पकड़ा राजनीतिक टूल। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पंजाब पुलिस के 3 शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह एफआईआर एक वीडियो क्लिप से संबंधित है, जिसमें आतिशी पर गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाया गया था। गुप्ता ने पंजाब पुलिस पर विशेषाधिकार हनन का आरोप ले हुए जालंधर पुलिस आयुक्त की भूमिका को संदिग्ध बताया है। उन्होंने 48 घंटे में जवाब मांगा है।
जेएनयू में विवादित नारेबाजी के विरोध में हनुमान चालीसा पाठ, सनातन एकता की मजबूती का किया आह्वान। बजरंग दल ने लाजपत नगर के सनातन धर्म मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। यह आयोजन जेएनयू में कथित राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के विरोध में किया गया। प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने सनातन एकता पर जोर देते हुए कहा कि यह उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। उन्होंने 500 साल के संघर्ष और राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया। बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने कहा कि प्रार्थना करने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कर पूरे देश के संदेश दिया गया कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये हमारा संकल्प है। जानते हैं न कि हमने 500 वर्ष संघर्ष किया, ढांचे को तोड़कर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाया। हम निरंतर संघर्ष करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, अपनी प्रत्येक चीज को प्राप्त करके रहेंगे जो हमसे छीनी गई। ये संदेश विधर्मियों के लिए पूर्णतः स्पष्ट है। दिल्ली में सर्दियों की बिजली मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड, 6087 मेगावाट पहुंचा। खपत का आंकड़ा। ठंड में बिजली की मांग ने दिल्ली में नया रिकॉर्ड बना लिया है। शुक्रवार को राजधानी में पीक पावर डिमांड 687 मेगावाट दर्ज की गई, जो अब तक की सबसे ज्यादा सर्दियों की मांग है। बीएसईएस के मुताबिक यह पीक डिमांड शुक्रवार सुबह 39 बजे दर्ज हुई। इससे पहले पिछले 5 साल में सर्दियों के दौरान सबसे ज्यादा बिजली की मांग 655 मेगावाट रही थी। इस बार मांग उससे भी ज्यादा हो गई है। बीआरपीएल क्षेत्र में 508 मेगावाट और बीवाईपीएल क्षेत्र में 209 मेगावाट की पीक डिमांड दर्ज की गई। दिल्ली जल बोर्ड में 1600 से ज्यादा पद खाली। वाटर सप्लाई और सीवेज के काम पर बड़ा संकट। दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक ग्रुप ए, बी और सी की 600 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं। इससे पानी सप्लाई और सीवेज सिस्टम को ठीक से चलाने में दिक्कत आ सकती है। डीजेबी के 16 किलोमीटर लंबे पानी के पाइपलाइन नेटवर्क में से आधे से ज्यादा 20 साल से भी पुराने हैं। ग्रुप ए यानी बड़े अधिकारियों की बात करें तो 67 मंजूर पोस्टों में से सिर्फ 41 भरी हुई हैं। बड़े फैसले लेने वाले अधिकारियों की कमी से नीतियों को लागू करने और कामों की देखरेख पर असर पड़ सकता है। ग्रुप बी में भी हालत चिंताजनक है। ये अधिकारी मिडिल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल कामों को संभालते हैं। 715 मंजूर पोस्टों में से केवल 441 भरी हुई हैं। लड़की मैट्रिमोनियल साइट्स पर खोज रही थी दूल्हा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि पल में उड़ गए होश। आरोपी अरेस्ट। राजधानी दिल्ली में शादी का झांसा देकर महिलाओं को ठगने के आरोप में 31 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसने हाल ही में उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके की एक महिला के एक अकाउंट से 86,500 रुपये निकाल लिया। आरोपी की पहचान पंजाब के राजपुरा निवासी दशमीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी वैवाहिक संबंध बनाने की इच्छुक महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वैवाहिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था। उनका विश्वास जीतने के बाद वह उनसे पैसे ट्रांसफर करवाता था और फिर उनसे संपर्क तोड़ देता था। लिव इन पार्टनर को पारिवारिक पेंशन में शामिल किया जाए। कर्मचारी की याचिका पर एचसी का केंद्र को निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की एक याचिका पर केंद्र सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है। याचिका में पारिवारिक पेंशन में लिव इन पार्टनर को शामिल करने की मांग की गई है। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी ने कभी भी अपने रिश्ते को नहीं छिपाया। ऐसे में उनकी साथी और बच्चों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से वंचित करने के लिए गंभीर दुराचार मानना गलत है। गुरुग्राम में अवैध सीवर कनेक्शन और एसटीपी की होगी जांच। नगर निगम का फैसला। गुरुग्राम नगर निगम की ओर से शहर की सीवर और जल शोधन प्रणाली में लापरवाही बरती जा रही है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निगम अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। अब निगम सीवर के अवैध कनेक्शन और सभी माइक्रो एसटीपी की जांच कराने की बात कह रहा है। मामला इतना गंभीर है कि इसकी निगरानी अब सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय स्तर पर की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर सफाई दिखनी चाहिए। बता दें कि यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह सख्ती बरती जा रही है। वहीं
एनजीटी भी इसको लेकर गंभीर है। इसी को लेकर अब अवैध सीवर कनेक्शनों और माइक्रो एसटीपी के जांच को लेकर निगम अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। अब 3 चालान कटने पर घर पहुंच जाएगी पुलिस, एआई से रखी जाएगी नजर। कहां शुरू हो रहा ऐसा सिस्टम? गाजियाबाद शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS की तैयारी पूरी हो गई है। 41 चौराहों पर लगाए 800 कैमरों का ट्रायल शुरू हो गया। एआई से 3 बार चालान कटने पर पुलिस घर पहुंचकर जुर्माना लगाने और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।